जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 27 नवंबर 2020 है और आज दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को किस तरह से पढ़ना चाहिए उस बात पे हम डिस्कस करेंगे। आज हमारा फुल फोकस होगा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को किस तरह से पढ़ा जाए। देखो, किसी भी चीज़ की जो होती है ना, अगर आप तैयारी करना शुरू करते हो तो सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट होता है कि उसकी प्लानिंग आप कैसे करते हैं। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को अगर आपने पढ़ना शुरू किया, खास करके यूपीएससी के लिए या स्टेट पीसीएस के लिए, तो आखिर इसको कैसे पढ़ा जाए वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसी टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे। हमारा पूरा डिस्कशन इसी पे बेस्ड होगा। अभी डेली मैं न्यूज़ एनालिसिस नहीं कर पा रहा हूँ, डेली मुझे समय नहीं मिल पा रहा है। जल्द फिर से हम एक बार फिर से रेगुलर होंगे, फिर से डेली दैनिक जागरण न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। तत्कालिक तौर पे आप इस बात को समझें कि कैसे आपको पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग आप डेली पढ़ा करें। साथ ही साथ मैं यहाँ पे आपके लिए जो है डेली अपने टेलीग्राम चैनल पे जो न्यूज़ इम्पॉर्टेंट होता है उसको हाईलाइट करके आपके लिए प्रोवाइड करता हूँ। जैसे मान लो आज का यह न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है और आज जो है एक और न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों ही न्यूज़ फर्स्ट पेज पे इम्पॉर्टेंट है, तो इसको इस तरह से मैं हाईलाइट करके आपके लिए टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देता हूँ। आप जा करके वहाँ देख लें, वहाँ एक बार पढ़ लें। साथ ही साथ कोशिश करें कि डेली कम से कम दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से अपने 2 टॉपिक को क्लियर करने का। किसी भी टॉपिक को क्लियर करने का मतलब होता है कि उसके बारे में कुछ आपके पास पॉइंट होना चाहिए, डाटा होना चाहिए। आपके पास डाटा ही नहीं होगा तो आप क्वेश्चन नहीं लिख सकेंगे। अगर मान लो सैनिकों के पास अगर हथियार नहीं होगा तो सैनिक लड़ेंगे कैसे? तो उसी तरह से आपके पास डाटा होना ज़रूरी है। डाटा होगा, उसी के बाद आप क्वेश्चन को लिख सकते हैं, फ्रेम आउट कर सकते हैं। अब डाटा में क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? जैसे मान लो यहाँ पे एक देश एक चुनाव है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है मेंस में। तो यहाँ पे एटलीस्ट आपके पास ये डाटा होना चाहिए कि एक देश एक चुनाव के पक्ष में क्या क्या कुछ पॉइंट हैं। इसके पक्ष में यानी पॉजिटिव पॉइंट इसका 4 से 5 आपके पास होना चाहिए। 4 से 5 आपके पास निगेटिव पॉइंट होना चाहिए, राइट। कुछ समिति का अगर रिपोर्ट है तो वो होना चाहिए, विधि आयोग का मान लो रिपोर्ट है तो वो आपके पास होना चाहिए। तो इस तरह से एक कंप्लीट आपका एक टॉपिक कवर हो जाता है। और सिमिलरली मान लो आज से 10 दिन के बाद या 1 महीने के बाद एक देश एक चुनाव पे मान लो कोई नई समिति बनी या पेपर में कुछ चर्चा फिर से आया, फिर से कुछ नया पॉइंट आपके लिए आया, तो उस पॉइंट को अपने नोट में जाकर के ऐड कर लो। तो इसी तरह से पेपर आपको पढ़ना चाहिए, राइट। डेली कम से कम 2 टॉपिक आप कवर करें पेपर से। और पेपर पढ़ने का मतलब सिर्फ पेपर पढ़ना नहीं होता। पेपर पढ़ने का मतलब होता है कि आप किस तरह से उसे अपने स्टैटिक पोर्शन से भी कैसे जोड़ते हैं, राइट। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को किस तरह से अपने स्टैटिक पोर्शन से जोड़ते हैं, किस तरह से अपने आप हिस्ट्री से जोड़ते हैं, किस तरह से अपने ज्योग्राफी से जोड़ते हैं, किस तरह से अपने पॉलिटी से कनेक्ट करते हैं, किस तरह से अपने इकोनॉमिक्स से कनेक्ट करते हैं। तो ये सारा का सारा चीज़ें आपको पता होना चाहिए। धीरे धीरे जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आइडिया आपको होते जाएगा कि आखिर हम क्या पढ़ें, क्या छोड़ें। ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट पेज पे जो न्यूज़ है, तो यह न्यूज़ है, इस पे नीचे काफ़ी डिटेल से दिया हुआ है, तो वहीं पे हम चर्चा करेंगे इस न्यूज़ के बारे में। बाकी देखो, कोई जो न्यूज़ होता है, जैसे मान लो ये न्यूज़ है, दिल्ली घेराव की किसानों की जिद ने किया हलकान। किसान मूवमेंट देश भर में चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? कि केंद्र सरकार ने एक बिल पारित किया था, केंद्र सरकार ने एक अधिनियम पारित किया था। इनफैक्ट 3 अधिनियम केंद्र सरकार ने पारित किया था। कृषि अधिनियम उसको कहा गया। तीनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार हमने उसको डिस्कस किया है। पहला में क्या किया गया था कि सरकार ने एपीएमसी एक्ट में सुधार किया था, सरकार ने मंडी एक्ट में सुधार किया था। दूसरा में सरकार ने क्या किया है कि सरकार ने एसेंशियल कोमोडिटी एक्ट 1955 में सुधार किया। और तीसरा में सरकार ने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सरकार ने सुधार किया। तो तीनों पे अगर हमारा वीडियो देखोगे, प्रीवियस वीडियो, तो हमने बताया है काफ़ी डिटेल से। आज हम इस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए कि सरकार ने आखिर रिफॉर्म्स क्या किए, एग्रीकल्चर क्या रिफॉर्म्स सरकार ने किया, एपीएमसी एक्ट में सरकार ने क्या रिफॉर्म्स किया, उसका क्या पॉजिटिव पॉइंट है, उसका क्या निगेटिव पॉइंट है, क्यों किसान आंदोलन होने को मजबूर है, आंदोलन करने को मजबूर है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या निगेटिव पॉइंट है और सरकार का क्या पक्ष है, तीनों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है, क्या इसका सकारात्मक पक्ष है, क्या इसका नकारात्मक पक्ष है, और साथ ही साथ
सरकार का क्या कहना है, तीनों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। देखो ये जो है एक छोटा सा टॉपिक है, निवार के कारण 5 लोगों की मौत, कमजोर पड़ा चक्रवात। निवार एक चक्रवात है और ये चक्रवात कहाँ इन्फ्लुएंस किया है, कहाँ प्रभावित किया है, तो 2 राज्यों को प्रभावित किया है बेसिकली। एक तो तमिलनाडु को प्रभावित किया है और दूसरा पुदुचेरी को प्रभावित किया है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एक बात आपके लिए जानना जरूरी है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है आपके लिए, और आपको ऐसे भी इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए कि आखिर नामकरण कैसे होता है, किसी चक्रवात का नामकरण कैसे होता है, डिटेल से एनालिसिस करेंगे हम। देखो हिंद महासागर के 8 देश हैं, बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड। ये जो है 8 देश हैं, प्रत्येक 8 देश के द्वारा 8 नाम दिया गया। इस तरह से टोटल कितना नाम होता है, 64 नाम होता है। तो जो भी सीक्वेंस में चक्रवात आएगा उसका नाम इसी 64 नाम के तहत आएगा, राइट। और इसकी जो ये जो नाम दिया गया 8 × 8 दिया गया, 8 देश के द्वारा 8 नाम दिया गया। ये जो टोटल 64 नाम है इसकी शुरुआत 2004 में हुई थी और इसका जो अंतिम तूफान था, एम्फन तूफान था, वो भी भारत में ही आया था, राइट। इस लिस्ट का अंतिम तूफान एम्फन तूफान भारत में ही आया था, 2020 में या 19 के लास्ट में आया था, आई गेस 2020 में ही आया था। देखो चक्रवात के नाम देने की शुरुआत हुई है 1990 में। क्यों नाम देने की शुरुआत किया गया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, देश को पता होना चाहिए कि आखिर कौन सा तूफान आ रहा है, साथ ही साथ उसके आधार पे देश अपनी तैयारी कर सके। तो बेसिक ये रीज़न था कि नामकरण की शुरुआत 1990 में किया गया था। 2004 में जो है एक लिस्ट बना जिसमें 8 देश शामिल थे और टोटल जो है 64 नेम आया। उस नेम का जो है 64 नाम जो था, 64 नाम का अंतिम जो तूफान था वो था एम्फन तूफान, जो आया था आपको बंगाल की खाड़ी में, जिसने प्रभावित किया था किसको, तो पश्चिम बंगाल को और उड़ीसा को प्रभावित किया था, मेजरली पश्चिम बंगाल को प्रभावित किया था। अब देखो 2020 से नया लिस्ट शुरू हो रहा है, राइट। 2020 से एक नया लिस्ट शुरू हो रहा है जिसमें हिंद महासागर के 13 देश शामिल हैं और प्रत्येक देश ने 13 नाम दिया। तो 13 देश और 13 नाम, टोटल कितना होता है 169 नेम जो है ये टोटल है। तो इसकी शुरुआत 2020 में हो गई और पहला जो तूफान आया था इस लिस्ट के तहत वो आया था एम्फन तूफान। एम्फन तूफान का नाम जो है थाईलैंड दिया था, राइट। और निसर्ग जिसकी बात हमने किया आपके साथ, निसर्ग तूफान का जो नाम दिया था वो बांग्लादेश ने दिया था, राइट। अभी जो तूफान आया है निवार तूफान, इसका नाम जो है, चलो नीचे हम देख लेते हैं कि इसका नाम किसने दिया था। एक सेकंड में लिस्ट पे आपको ले चलता हूँ। देखो ये पिक्चर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट कर दिया है, तो जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल निश्चित तौर पे ज्वाइन कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इस लिस्ट का टोटल देखो यहाँ पे 13 देश हैं और प्रत्येक देश ने 13 नाम दिया। जैसे बांग्लादेश का नाम देखो टोटल यहाँ पे 13 नाम दिया हुआ है, इंडिया का टोटल 13 नाम दिया हुआ है, इसी तरह से ईरान का टोटल 13 नाम दिया हुआ है। तो प्रत्येक देश ने टोटल 13 नाम दिया है। इस तरह से टोटल 169 जो है यहाँ पे तूफान के नाम है जो आने वाले समय में आएंगे। तो पहला इस लिस्ट का जो तूफान था निसर्ग, जो प्रभावित किया था हमारे देश को। उसके बाद दूसरा जो तूफान है इसका नाम था गति, राइट। दूसरा जो तूफान था उसका नाम है गति। जो गति नाम दिया गया है वो भारत के द्वारा ही दिया गया है और अभी मैं चेक कर रहा था, गति कुछ दिन पहले ही आया था बंगाल की खाड़ी में। हालांकि बहुत ज़्यादा प्रभावित भारत को नहीं किया है, लेकिन फिर भी याद रख लेना, दूसरा नाम था गति और तीसरा नाम जो है निवार नाम है। ये जो नाम दिया गया है ये ईरान के द्वारा दिया गया है, राइट। तो अभी जो तूफान आया है निवार, इसका नाम दिया है ईरान ने, राइट। अब जो नेक्स्ट तूफान आएगा ये वाली आएगी जिसका नाम मालदीव ने दिया है, उसके बाद म्यांमार ने दिया है, उसके बाद ओमान ने दिया है। ये अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए कि 64 का लिस्ट जो है वो समाप्त हो गया है और 2020 से 169 का लिस्ट शुरू हो चुका है। तो देखो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। इतना बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए। एक बार इसको भी आप देख सकते हैं, एक बार इसको भी पढ़ सकते हैं आप।
पेज नंबर 2 पे जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं होता है, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ा हुआ न्यूज़ होता है। बहुत ज़्यादा आपके लिए न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं होता है। कभी कभी कुछ न्यूज़ इंपॉर्टेंट होता है तो मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे जो है ये दोनों ही न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट है और ये न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं न्याय पाने में पैसा सबसे बड़ी बाधा। तो ये जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, एक समिट में पार्टिसिपेट किए हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पार्टिसिपेट किए हैं। जैसा कि कल आपको पता है कि 26 नवंबर को संविधान दिवस भारत में मनाया जाता है, और उसी में जो है ये सुप्रीम कोर्ट के जो है जस्टिस वगैरह थे, उन्होंने भाग लिया राष्ट्रीय संविधान दिवस में। और उसकी अध्यक्षता किया किसने? तो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, इन्होंने इसकी अध्यक्षता किया। तो इन्होंने 2 बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट कही है। देखो, पहली और इम्पॉर्टेंट बात इन्होंने कही है कि जो न्यायपालिका की सबसे बड़ी बाधा है पैसा है। यानी एक जो आम आदमी है उसको न्याय नहीं मिल पाता है पैसा की कमी के कारण। अमीर आदमी को न्याय मिलता है, गरीब आदमी को न्याय नहीं मिलता है। गरीब आदमी का केस जो है सालों साल अटका रहता है, अमीर आदमी का केस जो है बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। हम लोग अक्सर व्यवहारिक जीवन में यह देखते हैं। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात इन्होंने कही है कि भाषा जो है सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट या जो हाई कोर्ट होता है उनका जो भी लैंग्वेज होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज में अपनी वर्डिक्ट देते हैं। तो वर्डिक्ट आता है अंग्रेजी लैंग्वेज में, बहुत सारे गरीब लोगों को अंग्रेजी समझ में नहीं आती है। तो ये दोनों सबसे बड़ी बाधा है। और उसके बाद राष्ट्रपति ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में भी उपलब्ध करवाने वाली है, सुप्रीम कोर्ट या कर रही है, जो अपना वर्डिक्ट है अन्य रीजनल लैंग्वेज में भी लोगों को दे रही है। तो ये अच्छी बात है। बहरहाल आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे? इस न्यूज़ से आपके लिए सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है कि जुडिशियल रिफॉर्म्स क्या होगा। आपके लिए एक टॉपिक पढ़ना है, जीएस पेपर 2 में आपको पढ़ना है कि जुडिशियल रिफॉर्म्स कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसकी क्या क्या खामी है और किस तरह से उसको दूर किया जाना चाहिए। इस बात की जानकारी आपको होना चाहिए, और ये मेन टॉपिक हुआ जो आपको कवर करना है। जुडिशियल रिफॉर्म्स कैसे हो, इसके लिए सरकार क्या काम कर रही है, इसको न्यायपालिका क्या काम कर रही है। और वहाँ पे कम से कम आप 2 पॉइंट लिख सकते हैं जो राष्ट्रपति ने इंगित किया है कि अभी भी जो है पैसा सबसे बड़ी बाधा है न्याय मिलने में, और दूसरा है कि जो है भाषा सबसे बड़ी बाधा है। राइट। तो ये 2 पॉइंट वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। आपने जब नोट्स बनाया है जुडिशियल रिफॉर्म्स का है कि देश में न्यायपालिका की क्या समस्या है, तो ये 2 पॉइंट को आप मेंशन जरूर करें। अब इसी तरह से देखो, हमारे देश के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी। तो ये यूएई के दौरा पे गए हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, संयुक्त अरब अमीरात के दौरा पे गए हैं। वहाँ के क्राउन प्रिंस से ये मुलाकात कर रहे हैं। अधिक इम्पोर्टेंट नहीं है, अधिक इम्पोर्टेंट है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि जो है भारत और यूएई के बीच में क्या संबंध है। भारत और यूएई के बीच में संबंध लगातार मजबूत हो रहा है, और कुछ समय पहले हमने डिस्कस भी आपके साथ किया था। एक वाइट ऑयल कॉन्सेप्ट है। जब भी आप मिडिल ईस्ट के संबंध को डिफाइन करें तो ये जरूर लिखें वाइट ऑयल कॉन्सेप्ट। क्या होता है वाइट ऑयल कॉन्सेप्ट? तो इससे पहले आपको समझना होगा कि ब्लैक ऑयल कॉन्सेप्ट क्या होता है। ब्लैक ऑयल कॉन्सेप्ट क्या होता है? ब्लैक ऑयल इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जो तेल पे बेस्ड इकोनॉमी होती है। सऊदी अरब की इकोनॉमी, यूएई की इकोनॉमी, दोनों की इकोनॉमी बेस्ड है अभी तक तेल पे। 2015 एक ऐसा ईयर था जिस समय में इन देशों के जो तेल है उस तेल का आधा यूज इन्होंने 2015 तक कर लिया था। मान लो इनके पास 1 करोड़ टन जो है तेल का भंडार है, तो उसका आधा होता है 50 लाख टन का भंडार इन्होंने 2015 तक यूज कर लिया। उसके बाद इन देशों को लग रहा है कि अब उनकी तेल समाप्त हो जाएगी। हो सकता है 50 वर्ष में समाप्त हो जाए, 60 वर्ष में हो जाए, 100 वर्ष में हो जाए, लेकिन आने वाले कुछ वर्षों में इनकी तेल समाप्त हो जाएगी। उसके बाद ये देश करेंगे क्या? ये देश पैसा कहाँ से लाएंगे? तो इसके लिए ये देश जो है ब्लैक ऑयल से वाइट ऑयल की तरफ मूव कर रहा है। यानी ब्लैक ऑयल यानी ऑयल आधारित इकोनॉमी से ये लोग मूव कर रहा है वाइट ऑयल इकोनॉमी यानी पर्यटन की ओर, यानी जो है आईटी सेक्टर की ओर, यानी सेवा सेक्टर की ओर ये देश मूव कर रहा है। और इसमें सबसे बड़ा सहयोगी इसका भारत है।
रत्नागिरी रिफाइनरी लगाया जा रहा है इन देशों के द्वारा, जिसमें सऊदी अरब और यूएई दोनों सहयोगी हैं। $75 बिलियन का इन्वेस्टमेंट ये देश इंडिया में कर रहा है, राइट। सऊदी अरब और यूएई दोनों मिल के $75 बिलियन, काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। आप सोचो सीपेक जो चाइना बना रहा है पाकिस्तान में, उसमें टोटल इन्वेस्टमेंट है लगभग $50 बिलियन। तो उससे कहीं बड़ा इन्वेस्टमेंट ये देश इंडिया में कर रहे हैं। और साथ ही साथ काफ़ी अभी तरक्की कर रहा है यूएई। आपने देखा है कुछ समय पहले मार्स मिशन यूएई ने लॉन्च किया था। अन्य बहुत सारा काम यूएई कर रहा है, तो उसमें भारत काफ़ी बड़ा सहयोगी है यूएई का। तो आपको संबंध पता होना चाहिए, क्या पॉजिटिव संबंध है भारत और यूएई के बीच में, क्या नेगेटिव संबंध है, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। साथ ही साथ ट्रेड जो है यूएई के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस की कंडीशन है, यानी प्रत्येक वर्ष यूएई से हम पैसा कमाते हैं। और हमारे देश के 30 लाख से अधिक लोग यूएई में निवास करते हैं। यहाँ पे देखो डाटा दिया हुआ है। जब आप भारत यूएई संबंध का नोट्स बनाएं तो इसको जरूर मेंशन कर ले कि हमारे देश के 30 लाख से ज़्यादा लोग जो है वहाँ पे रहते हैं। यूएई संयुक्त अरब अमीरात की 30% जो आबादी है वो भारतीय है। तो कम से कम ये 2 पॉइंट जरूर मेंशन कर लें। देखो अगले सत्र से स्थानीय भाषा में होगी इंजीनियरिंग की पढ़ाई। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और उसी का एक पर्सपेक्टिव था कि लोकल लैंग्वेज में हम अपने एजुकेशन को बढ़ावा देंगे, और उसी के तहत इंजीनियरिंग की पढ़ाई स्थानीय भाषाओं में किए जाने की बात की जा रही है हमारे देश के जो है शिक्षा मंत्री के द्वारा, राइट। अब देखो यहाँ पे आयुष्मान भारत के तहत 1.4 करोड़ गरीब का निःशुल्क इलाज किया गया। किसने कहा है, हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। वन डे एग्जाम वगैरह में लगातार पूछा जा सकता है कि आखिर आयुष्मान भारत योजना क्या है, इसका बेसिक क्या कॉन्सेप्ट है। तो देखो सबसे पहले 23 दिसंबर 2018 को रांची से विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत जो है प्राइम मिनिस्टर ने किया था। इसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कैंसर, हृदय रोग जैसे गंभीर बीमारियों सहित 1300 बीमारी को शामिल किया गया है। तो क्या है आयुष्मान भारत योजना? तो आयुष्मान भारत योजना सबसे पहले तो याद रखो एक स्वास्थ्य बीमा योजना है, विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें 1300 बीमारी को शामिल किया गया है। और किसी व्यक्ति को आयुष्मान भारत योजना के तहत रखना है या नहीं रखना है, शामिल करना है या नहीं शामिल करना है, इसको डिसाइड किया जाता है सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के माध्यम से। इस योजना के तहत प्रति परिवार के लिए 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर दिया जाता है। यानी आपके फैमिली में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो 5 लाख रुपए तक का जो है आप इलाज करवा सकते हैं इस योजना के तहत। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानकारी होना चाहिए। देखो फर्स्ट पेज पे हमने डिस्कस किया था कि किसान को लेकर के जो 3 बिल केंद्र सरकार ने पारित किया है उसकी आपको जानकारी A to Z होना चाहिए। साथ ही साथ देखो मैं डेली एनालिसिस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कोई टॉपिक अगर आपको लगेगा कि कुछ समझ में नहीं आया, राइट, या लगेगा कि कंटेम्प्रेरी रूप से वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उससे अगर आप उसको मुझे कमेंट सेक्शन में लिखोगे तो मैं उस पर एक स्पेशल वीडियो ज़रूर बना दूंगा। जैसे मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था आर्टिकल 32 के बारे में। आर्टिकल 32 चर्चा में क्यों था कि अर्नब गोस्वामी के मैटर में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जस्टिस दिया, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो है उन पर डिसीजन दिया, तो उसको लेकर के देश भर में चर्चा थी। जो न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ का जो स्टेटमेंट था कि लिबर्टी के अधिकार का हम प्रोटेक्शन करेंगे, राइट, तो इसी को लेकर के देश भर में चर्चा थी, इसलिए मैंने आर्टिकल 32 पे वीडियो सेपरेट बना दिया। तो इसी तरह से कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आया तो उसको हमें कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं कोशिश करूँगा उस पर एक अलग से वीडियो बना देने का। देखो यहाँ पे कोरोना की जो है जानकारी आपको ये ज़रूर होना चाहिए कि कौन सा देश कौन सा दवाई बना रहा है, राइट। जैसे भारत जो है 2 वैक्सीन भारत बना रहा है, एक तो कोविशील्ड भी भारत बना रहा है और दूसरा कोवैक्सीन वैक्सीन भारत बना रहा है। इसी तरह से अमेरिका कौन सा वैक्सीन बना रहा है,
रसिया जो है स्पुतनिक 5 नाम का वैक्सीन बना रहा है, ब्रिटेन कौन सा वैक्सीन बना रहा है। तो ये बेसिक जानकारी आपको ज़रूर होना चाहिए कि कौन सा देश किस वैक्सीन का निर्यात किस वैक्सीन को बनाने वाला है, किस वैक्सीन पे वो शोध कर रहा है, कौन से चरण में है, थोड़ा सा बेसिक ज़रूर जानकारी होना चाहिए। देखो ड्रग्स का मैटर देश भर में चल रहा है अभी, और ड्रग्स का मैटर चल रहा है एक, दूसरा जो है सुशांत सिंह राजपूत के मैटर चल रहा था। तो दोनों ही मैटर में 3 संस्था काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक संस्था, पहला संस्था जिसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए वो एक है सीबीआई। दूसरा संस्था जो आपको बारे में जानकारी होना चाहिए वो है ईडी। और तीसरा संस्था जिसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए वो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी। तो सीबीआई क्या है, ईडी क्या है, ये कैसे काम करता है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो क्या है, ये कैसे काम करता है, इसकी बेसिक जानकारी आपको ज़रूर होना चाहिए। तो ज़रूर इसको जो है इसके बारे में ऑलरेडी हमने भी कई बार डिस्कस किया है, और इसको जाकर के नोट डाउन कर लेना, लिख लेना इसके बारे में। बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में ज़रूर आपको होना चाहिए कि सीबीआई को कौन संस्था कंट्रोल करता है, कौन सा मंत्रालय कंट्रोल करता है, ईडी को कौन सा मंत्रालय कंट्रोल करता है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को कौन सा मंत्रालय कंट्रोल करता है। तीनों के बारे में बेसिक जानकारी जरूर आपको होना चाहिए। एक बार इसको भी देख सकते हैं, लेकिन देखो यहाँ से अधिक इम्पॉर्टेंट ये जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ के बेसिक में जाओ पहले, बिटवीन द लाइंस आपको पढ़ने आना चाहिए, राइट। इसके बेसिक में जब जाओगे तब आपको जानकारी होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या संबंध है, उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। शिमला समझौता क्या, उसमें क्या कहा गया था, वो जानकारी होना चाहिए। हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो गए थे लाहौर, और लाहौर डिक्लेरेशन हुआ था। लाहौर डिक्लेरेशन के बाद ये साइन किया गया था उस पर कि ये टॉपिक पे हम लोग मिलकर बातचीत करेंगे। कुछ लिमिट टॉपिक था जिस पे बातचीत करना था, वो क्या क्या टॉपिक पे बातचीत करने वाले थे, क्या उन्होंने प्रारूप तय किया था, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। और साथ ही साथ भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या क्या सकारात्मक संबंध है, क्या क्या नकारात्मक संबंध है, दोनों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। बहरहाल ये न्यूज़ बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट नहीं है। देखो न्यूज़, मेरे कहने का मतलब ये है कि न्यूज़ जो है, जैसे ये घटना जो हुई थी वो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस न्यूज़ में काफ़ी कुछ चर्चा में नहीं किया गया। तो बेसिक भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या क्या संबंध है, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। देखो इस पर मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको इसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये है सतना धर्म कोड के बारे में। क्या होता है सतना धर्म कोड? नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग एज्यूम करते हैं कि जो जनजाति लोग हैं, जो ट्राइब कम्युनिटी के लोग हैं, ट्राइब कम्युनिटी के लोग जो हैं वो हिंदू धर्म से संबंधित हैं। हमारा ऐसा मानना क्यों है? क्योंकि जो ट्राइब हैं, ट्राइब जो पूजा करते हैं वो महादेव की पूजा करते हैं ज़्यादातर ट्राइब, राइट। तो उनका जो कल्चर है वो हिंदू कल्चर से मिलता जुलता है, इसलिए हम उसे हिंदू का ही एक अंग मानते हैं। और इस बात को लेकर के आपत्ति किया है किसने? तो झारखंड ने इसको आपत्ति किया। झारखंड ने कहा है कि नहीं, हम हिंदू कम्युनिटी नहीं हैं, हम एक अलग कम्युनिटी हैं, राइट। सतना धर्म कोड क्या हुआ? तो सतना धर्म कोड हुआ कि जो है झारखंड में सरकार ने एक बिल पारित किया विधानसभा में, और उसमें कहा है कि सतना जो है एक अलग जाति है, जनजाति जो है एक अलग जाति है, जिसको सतना धर्म कोड कह सकते हैं या सतना धर्म कह सकते हैं। जैसे हिंदू एक धर्म हुआ, मुस्लिम धर्म हुआ, जैन हुआ, सिख हुआ, ईसाई हुआ, ठीक है, क्रिश्चियन हुआ। तो ये टोटल 6 धर्म है भारत में। तो 6 के बाद एक 7वां धर्म बनाइए जिसको कहा जाए सतना धर्म, और उसमें जितना भी देश में आदिवासी हो वो शामिल हो, राइट। झारखंड सरकार ने ये बिल बना दिया है, पारित भी कर दिया विधानसभा में। अब इसको केंद्र सरकार को भेजेगा। अब सवाल यहाँ होता है कि बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट ये है कि झारखंड में रहने वाले लोग मान लो सतना धर्म के हो जाए, जनजाति वहाँ के, क्या पूरे भारत में रहने वाले जनजाति अपने आप को सतना धर्म का मानेंगे? नहीं मानेंगे, वे अपने आप को हिंदू ही मानेंगे।
तो इसी को लेकर के यहाँ पे न्यूज़ पे काफ़ी कुछ अच्छा दिया हुआ है, इसको पढ़ना जरूर आप लोग। जो मैंने हाईलाइट किया पोर्शन कि इसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है, क्यों इसको झारखंड के पर्सपेक्टिव में इसको स्वीकार किया जाए और क्यों इसको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, उस पर दिया हुआ। जो लोग इंटरव्यू देने वाले हैं उसके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सतना धर्म कोड के बारे में आपसे ज़रूर ही पूछा जा सकता है। देखो, इस बारे में भी कई बार हमने डिस्कस किया है। हमने कहा भी था कि आर्थिक सुधार देश में दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, कैसे दिख रहा है। तो यहाँ पे कुछ डाटा दिया हुआ है। लॉकडाउन के बाद भारत की विदेशी मुद्रा भंडार काफ़ी बढ़ा है। लॉकडाउन से पहले 2019 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 500 बिलियन डॉलर को क्रॉस नहीं किया था, जो आज के समय में ऑल टाइम हाई चल रहा है। 572 या 573 अरब डॉलर हो चुका है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। तो एक पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि पीएमआई इंडेक्स जो है, पीएमआई इंडेक्स में जो है सर्विस सेक्टर में भी पिछले 12-13 वर्ष में सबसे अधिक ग्रोथ देखा गया है। पीएमआई इंडेक्स में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी पिछले 12-13 वर्ष में सबसे अधिक ग्रोथ देखा गया। तीसरा पॉजिटिव पॉइंट यह है कि एफडीआई जो है हमारे देश में काफ़ी बढ़ रही है, काफ़ी एफडीआई आ रहा है। तो ये सारा का सारा संकेत दे रहा है कि हमारे देश जो है एक बार फिर से आर्थिक पटरी पे आ चुका है, आर्थिक सुधार हो रहा है। तो इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। ऑलरेडी हमने कई बार इसको डिस्कस किया, बाकी एक बार पढ़ लेना इसको। देखो, ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे भारत पाकिस्तान संबंध आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से भारत बांग्लादेश संबंध आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने चर्चा पहले भी किया था कि भारत की जो पर कैपिटा इनकम है वो बांग्लादेश के बनस्पत कम हो गई है, या बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम भारत से अधिक हो गई है, राइट। अब देखो क्या है, इम्पोर्टेंट क्यों है। हालांकि देखो इसमें जो है बहुत अच्छा पॉइंट नहीं दिया हुआ, बहुत अच्छा पॉइंट जो बोलोगे इस न्यूज़ में वो नहीं दिया हुआ, लेकिन टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चर्चा में क्यों है, क्योंकि भारत बांग्लादेश के बीच में शिखर सम्मेलन का आयोजन होने वाला है, और ये शिखर सम्मेलन वर्चुअल होगा, जिसमें हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। तो उसके बारे में आपको ये जानकारी होना चाहिए कि भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या क्या सकारात्मक संदर्भ है, कहाँ हम लोग सहयोग कर रहे हैं, कहाँ हम लोग प्रतिरोध कर रहे हैं। इसके बारे में आपको A to Z जानकारी होना चाहिए। 2 से 3 दिन आने वाले 2 से 3 दिन जो है इस पर पूरा न्यूज़ फोकस होगा, क्योंकि मीटिंग होगी, मीटिंग का क्या आउटपुट आएगा उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। और साथ ही साथ दोनों देश के बीच में क्या क्या पॉजिटिव संबंध है, क्या क्या नेगेटिव संबंध है, उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। अब देखो, भारत के लिए जो चिंता की विषय है, यानी एक जो नकारात्मक संबंध है भारत और बांग्लादेश के बीच में, अगर नेगेटिव पॉइंट कुछ कहा जाए खोजने के लिए आपको, तो एक कह सकते हैं आपकी बांग्लादेश के पद्मा नदी पे जो है चीन की कंपनी जो है वहाँ पुल का निर्माण कर रही है, महासेतु का निर्माण कर रही है। बांग्लादेश का चीन के प्रति झुकाव भारत के लिए चिंता का विषय है, राइट। बांग्लादेश जो है वन बेल्ट वन रोड परियोजना में शामिल है। हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश जिसकी निर्माण भारत के सहयोग से ही हुआ था, राइट। भारत के सहयोग से ही उस देश का निर्माण हुआ, पाकिस्तान से एक अलग मुल्क बना बांग्लादेश, और आज वो हमारे अगेंस्ट जाकर के जो है ओवर में शामिल हो रहा है। तो ये भी एक नकारात्मक संबंध है भारत और बांग्लादेश के बीच में। पॉजिटिव संबंध देखोगे तो कई सारे पॉजिटिव संबंध है, इसको देखना एक बार खुद से पढ़ लेना। जैसे कि हमारे और बांग्लादेश के बीच में कई वर्षों से भूमि का विवाद चल रहा था, तो भारत सरकार ने भूमि दे दी, बांग्लादेश को जितना भूमि चाहिए भारत सरकार ने दे दिया, और कुछ भूमि जो है बांग्लादेश से ले लिया। इसके लिए संविधान संशोधन लाया गया था। 100th संविधान संशोधन जो है, 100वां संविधान संशोधन जो लाया गया था भारत सरकार के द्वारा, वो इसी बात के लिए लाया गया था कि जो भूमि था, जो बांग्लादेश को हमारी भूमि चाहिए था, हमने उसको दे दिया। हमने मान लो उसको कुछ गांव दे दिया, और कुछ गांव बांग्लादेश का कहना था कि ये आप ले लीजिए, तो हमने वो गांव बांग्लादेश से ले लिया। तो इस तरह से भूमि मेटल को शट आउट किया गया है 100th संविधान संशोधन के माध्यम से। ये सारा पॉजिटिव पॉइंट है, राइट। बाकी इसको डिटेल से पढ़ना, आप इसको डिटेल से पढ़ना, इसके बारे में नेट पे सर्च करना, नेट पे आपको मिल जाएगा। या नॉर्मली PIB की वेबसाइट तो ज़रूर आपको देखना चाहिए, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का वेबसाइट ज़रूर आपको डेली चेक करना चाहिए।
क्योंकि ये ऑथेंटिकेट सोर्स है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो है एक ऑथेंटिकेट सोर्स है, इसलिए इसके बारे में आपको सर्च करना चाहिए, देखना चाहिए। वहाँ से अगर कोई डाटा हो तो वो आप लिख भी सकते हैं। देखो ये जो पेज है ना वैचारिकी, ये पेज आपको इंटेलेक्चुअली तौर पे मजबूत बनाएगा। मसलन जीएस पेपर 4 वगैरह में ये पेज आपको काफ़ी काम दे सकता है। या मान लो कि अगर आप एक आईएएस अधिकारी होते हैं तो क्या क्या स्टेप आपको उठाना चाहिए, आप डीएसपी होते हैं तो क्या स्टेप आपको उठाना चाहिए, आप एसडीएम होते हैं तो आपको क्या स्टेप उठाना चाहिए, ये पेज आपको उस सोचने की क्षमता को डेवलप कर देगा। इसलिए ये पेज आप पढ़ सकते हैं। हालांकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन जीएस पेपर 4 और एथिक्स, सॉरी जीएस पेपर 4 तो एथिक्स होता ही है, तो एथिक्स और एसए में ये पेज आपको काम दे सकता है। देखो यहाँ पे जो है एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है, प्रत्येक जो फाइनेंशियल ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होती है 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से लेकर के नेक्स्ट ईयर जो 31 मार्च होता है, उस वर्ष तक एक फाइनेंशियल ईयर होता है। जैसे फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की शुरुआत 1 अप्रैल 2020 से हुई, जो चलेगी कब तक, तो 31 मार्च 2021 तक ये चलेगी, राइट। अब देखो किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 4 क्वार्टर होता है। चारों क्वार्टर का जो एवरेज होता है, चारों क्वार्टर का जब एवरेज निकाला जाता है तो वो उस देश की जो है जीडीपी ग्रोथ रेट होता है। तो पहला जो क्वार्टर होता है, उस क्वार्टर का डाटा कब से कब के बीच का होता है, तो देखो 3 महीना का क्वार्टर होता है, मार्च अप्रैल मई, 3 महीना का क्वार्टर हुआ। तो 3 महीना में भारत सरकार ने क्या ग्रो किया, इसका डाटा रिलीज हो गया था और भारत की जीडीपी काफ़ी ख़राब कंडीशन में थी, माइनस लगभग 24% के आसपास गई थी, राइट। माइनस 23% था, याद नहीं है मुझे एग्जैक्टली, लेकिन माइनस 23 से 24% के बीच में नीचे गई थी हमारी जीडीपी फर्स्ट क्वार्टर में। अब देखो सेकेंड क्वार्टर कब से होगा, जून जुलाई अगस्त, राइट। ओह सॉरी, फर्स्ट क्वार्टर होता अप्रैल मई और जून तक, सॉरी फर्स्ट क्वार्टर जो होता है 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, तो अप्रैल पहला मंथ हो गया, दूसरा मंथ, ओह ओके मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होती है 1 अप्रैल से। 4 जो क्वार्टर होते हैं, पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर और चौथा क्वार्टर। पहले क्वार्टर की शुरुआत होती है अप्रैल से लेकर के अप्रैल मई और जून, 3 महीना हो गया। दूसरा क्वार्टर होता है जुलाई अगस्त और सितंबर। तीसरा क्वार्टर होता है अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, और चौथा क्वार्टर होता है जनवरी फरवरी और मार्च। 4 क्वार्टर के आधार पे देश का जीडीपी निकाला जाता है, उसका एवरेज कर दिया जाता है, देश उतनी जीडीपी हो जाती है, ग्रोथ रेट, राइट। अब देखो पहला क्वार्टर जो था, पहला क्वार्टर का जो रिकॉर्ड था, डाटा था, काफ़ी ख़राब गया था, भारत के फेवर में नहीं था, काफ़ी ख़राब कंडीशन में हम लोग थे, लगभग माइनस 23.23% जो है हम नेगेटिव में गए थे। दूसरा क्वार्टर जो है, जिसमें जुलाई अगस्त और सितंबर का डाटा जो है आज रिलीज किया जाएगा, जुलाई अगस्त सितंबर का आज डाटा रिलीज किया जाएगा। जो भी डाटा होगा वो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि आखिर जुलाई अगस्त और सितंबर में भारत ने क्या किया है, कितना प्रोग्रेस किया है, राइट। तो हमारे देश के जो आरबीआई के गवर्नर हैं, उनका कहना है कि उम्मीद है कि विकास दर अच्छा होगा। तो देखते हैं आज के डाटा क्या होगा। कल का जो पेपर होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। आपको डाटा जरूर पता होना चाहिए कि क्या डाटा में क्या आया, राइट। इसको भी एक बार देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो मुझे नहीं लग रहा है। अब देखो जीएसटी को लेकर के यहाँ पे रिकॉर्ड दिया हुआ, जीएसटी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जरूर आपको होना चाहिए। किस संविधान संशोधन के माध्यम से जीएसटी को पारित किया गया था, साथ ही साथ जीएसटी जब पारित किया गया था तब टारगेट था कि प्रत्येक महीना 1 लाख करोड़ रुपए जो है क्रॉस होगा,
लेकिन बहुत कम मंथ ऐसा हुआ है जबकि 1 लाख करोड़ रुपए जो है जीएसटी संग्रह क्रॉस हुआ, राइट। तो इस महीने नवंबर महीने का टारगेट है या नवंबर महीने का संभावित है कि जीएसटी कलेक्शन अच्छा हुआ होगा। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक देश एक चुनाव आज की ज़रूरत। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो ये 2015 में भी ये मुद्दा उठा था, यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया हुआ। और साथ ही साथ इसको देखो, विधि आयोग ने अपनी एक रिकमेंडेशन दी थी 1999 में। उस समय में भारत के प्राइम मिनिस्टर थे वाजपेयी जी, इनको रिकमेंडेशन दिया था और वहाँ पे भी विधि आयोग ने मुद्दा उठाया था कि एक देश एक चुनाव पे देश को बात करने की ज़रूरत है। देश में एक बार चर्चा होना चाहिए एक देश एक चुनाव को लेकर के, और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट भी किया जा सकता है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे पक्ष और विपक्ष में तर्क दिया हुआ, यही आपको एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। एक देश एक चुनाव क्यों होना चाहिए, एक देश एक चुनाव क्यों नहीं होना चाहिए। तो पक्ष में भी कुछ पॉइंट दिया हुआ, विपक्ष में भी कुछ पॉइंट दिया हुआ, हम इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। देखो, एक देश एक चुनाव का मतलब क्या होता है? क्या लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव या पंचायती चुनाव, तीनों को एक साथ करवाने की व्यवस्था को कहते हैं एक देश एक चुनाव? नहीं, ऐसा नहीं है। लोकसभा और विधानसभा ये दो चुनाव एक साथ करवाए जाने की व्यवस्था को कहते हैं एक देश एक चुनाव। विधानसभा के चुनाव स्थानीय निकाय के चुनाव को उसमें सम्मिलित नहीं किया गया। एक देश एक चुनाव का मतलब होता है लोकसभा चुनाव और राज्य के विधानसभा का चुनाव एक साथ करवाया जाना चाहिए। तो हमारे देश में ऐसा नहीं कि ये व्यवस्था पहले नहीं थी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1952 में जो पहला चुनाव हुआ था, उसके बाद 1957 में दूसरा चुनाव हुआ, 62 में तीसरा चुनाव हुआ, 67 में जो है चौथा चुनाव हुआ। ये चारों ही चुनाव में देश में जितने भी विधानसभा थे उसका चुनाव जो किया गया वो लोकसभा इलेक्शन के समय में ही किया गया था, राइट। ये चारों ही चुनाव 1952, 57, 62 और 67 में देश में विधानसभा का चुनाव लोकसभा के साथ ही साथ किया गया था। लेकिन क्या हुआ है कि 1967 में जो है कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार चली गई, नई सरकार चुन के आई, या कई जगह हुआ है कि बीच में ही सरकार टूट गई, गठबंधन की राजनीति शुरू हो गई, बीच में सरकार टूट गई। तो ऐसे कंडीशन में ये जो है जो चल रही थी व्यवस्था, जो 1952 से 67 तक चल रही थी, वो उसको ब्रेक लग गया। अब देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके विपक्ष में कुछ पॉइंट देखते हैं। एक देश एक चुनाव देश में क्यों नहीं होना चाहिए, सबसे पहले इस पे हम गौर करते हैं। पहला कि संविधान हमें संघीय मॉडल प्रदान किया है संविधान में हमें, जिसमें लोकसभा और विधानसभा चुनाव 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है, लेकिन एक साथ चुनाव करवाने पे ये संविधान मौन है। जैसे मान लो बिहार का इलेक्शन अभी हुआ है 2020 में, तो बिहार का चुनाव जो अभी हुआ 2020 में, तो ये कब तक होना चाहिए? 2025 तक ये रहेगा। संविधान में इस बात की व्यवस्था की गई है कि 2020 का चुनाव 2025 तक में होगा। उसी तरह से लोकसभा का चुनाव देखो कब हुआ है, 2019 में हुआ, तो ये 2024 तक रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में कैसे साथ में चल सकता है? अगर मान लो संविधान में इस बात की व्यवस्था की गई है कि कहीं भी अगर राज्यसभा अगर भंग होता है, फिर से चुनाव होता है, तो नई सरकार जो आएगी वो 5 वर्ष के लिए आएगी, तो ये तो संभव नहीं है कि लोकसभा के साथ साथ उसको करवाया जाए, राइट। तो पहला जो हमारे पास डॉट है इसी बात को लेकर के। दूसरा कह सकते हो पॉइंट इसी के तहत कि अनुच्छेद 2 के तहत संसद द्वारा किसी नए राज्य को भारत की सीमा में शामिल किया जा सकता है। नए राज्यों को भारत की सीमा में शामिल करना है, किस आर्टिकल का प्रयोग करेंगे? 2 का प्रयोग करेंगे। आर्टिकल 2 अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेंगे नए राज्य को भारत में शामिल करना। और आर्टिकल 3 के तहत कोई नया राज्य बन सकता है। दोनों में अंतर समझो आप। गोवा जो है एक समय में भारत का अंग नहीं था, गोवा पे पुर्तगाल का कब्जा था। गोवा को भारत का जो अंग बनाया गया है, राइट। या मान लो इसी तरह का कोई देश है या कोई अन्य राज्य है जिसको भारत का अगर अंग बनाया जाए, जो भारत का अंग नहीं हो भारत का अंग बनाया जाए, उसके लिए आर्टिकल 2 का प्रयोग करेंगे। और इसी तरह से मान लो भारत में जो है तेलंगाना एक नया राज्य बनना था, तो तेलंगाना को अगर नया राज्य बनाना है, तेलंगाना भारत का पार्ट पहले से भी था, आंध्र प्रदेश का ही एक अंग था वो, राइट। तो
तो नया अगर मान लो दो राज्यों को विभाजित करना है तो ऐसे कंडीशन में आर्टिकल 3 का प्रयोग करेंगे। किसी अन्य देश के पार्ट को भारत में शामिल करना, आर्टिकल 2 का प्रयोग करेंगे। और एक राज्य को ब्रेक करके नया राज्य अगर वहाँ बनाना है तो उसके लिए आर्टिकल 3 का प्रयोग करेंगे। अब देखो, मान लो नए राज्य को या तो भारत में हम शामिल करते हैं या नया राज्य बनाते हैं, तो वैसे कंडीशन में वहाँ भी जो चुनाव होगा वो 5 वर्ष के लिए होगा। तो ऐसे कंडीशन में लोकसभा के साथ साथ अगर इलेक्शन करवाया जाएगा तो वो ब्रेक हो सकता है। संविधान इसकी मान्यता वर्तमान तक नहीं देता। इसी तरह से देखो, अनुच्छेद 85(2) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा को और अनुच्छेद 174(2) के अनुसार राज्यपाल विधानसभा को 5 वर्ष से पहले भी भंग कर सकता है। अगर 5 वर्ष से पहले भंग कर दिया और फिर से चुनाव होता तो फिर जो नई सरकार आएगी वो आने वाले 5 वर्ष के लिए आएगी। तो ये भी द्वंद्व है कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ नहीं हो सकता। अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बायकाल, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगा के लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। ऐसी कंडीशन में भी द्वंद्व है कि लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल या एक देश एक चुनाव संपन्न नहीं हो सकता, 7 चुनाव नहीं हो सकता। इसी तरह से अनुच्छेद 356 के कंडीशन में भी यही प्रावधान है। अब देखो, एक अन्य पॉइंट कि एक देश एक चुनाव के विरोध में दूसरा तर्क और सबसे इंपॉर्टेंट तर्क यह दिया जाता है कि यह संघीय ढांचे के विपरीत होगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो देश का चुनाव होगा, मान लो पूरे देश भर का चुनाव हुआ और साथ ही साथ जिस स्टेट में आप रहते हैं वहाँ का चुनाव हुआ, तो ऐसे कंडीशन में जो देश का मुद्दा है वो हावी होगा, राष्ट्रवाद का मुद्दा हावी होगा, देश का मुद्दा हावी होगा। वहाँ का जो लोकल मुद्दा है वो गौन हो जाएगा। जैसे बिहार का भी चुनाव हुआ कुछ दिन पहले, तो बिहार में बेरोजगारी का मुद्दा था, बेरोजगारी बिहार की लोकल मुद्दा है। लेकिन अगर यही देश का चुनाव होता और बिहार का चुनाव साथ साथ होता तो राष्ट्रीय मुद्दा हावी होता, कश्मीर मुद्दा हावी होता, पाकिस्तान मुद्दा हावी होता, राइट, अन्य मुद्दा हावी होता। तो अगर लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होगा तो राष्ट्रीय मुद्दा हावी होगा, जो लोकल इशू है वो गायब हो जाएगा। लोकतंत्र को जनता का शासन कहा जाता है। देश में संसदीय शासन प्रणाली होने के नाते अलग अलग समय पर चुनाव होते रहना चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि को जनता के प्रति लगातार जवाबदेह रहना पड़ता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी 2019 में चुन के आए हैं, राइट। लेकिन बिहार का अगर चुनाव हुआ तो वो यहाँ भी आकर के जनता से बातचीत किए हैं, जनता की समस्या को जानने का प्रयास किए हैं। बंगाल का चुनाव होगा, वहाँ भी जाएंगे, वो जनता की समस्या से रूबरू होंगे। तो जनप्रतिनिधि जो होते हैं, अगर चुनाव होते रहता है तो जनप्रतिनिधि जनता से जुड़े हुए रहते हैं और जनता की समस्या से अवगत रहते हैं। अगर एक ही बार चुनाव हुआ तो 5 साल के लिए वो एक तरह से पूरी तरह से बुक हो जाएंगे, राइट। 5 साल के लिए चुनाव हुआ तो बुक हो जाएंगे पूरी तरह से, और जनता के साथ उसका कम्युनिकेशन कम हो जाएगा। इस बात का संदेह होता है। और एक देश एक चुनाव के विरोध में 5वां तर्क यह दिया जाता है कि भारत जनसंख्या के मामले में विश्व में दूसरा सबसे बड़ा देश है, लिहाजा बड़ी आबादी होने के नाते जो है एक देश एक चुनाव कराना तार्किक नहीं है। हम विश्व के सबसे बड़े देश हैं, जनसंख्या में विश्व में सेकेंड पोजीशन पे आते हैं, लोकतंत्र में विश्व में पहला नंबर पे आते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमारी जवाबदेहिता लोगों के प्रति अधिक है, इसलिए एक देश एक चुनाव कराना पॉसिबल नहीं है। अब देखो, हमने ये देख लिया कि विपक्ष का क्या तर्क है। अब हम देखते हैं कि एक देश एक चुनाव क्यों करवाया जाना चाहिए, लोकसभा का चुनाव विधानसभा के चुनाव के साथ में क्यों करवाया जाना चाहिए, उसको देखते हैं। तो पहला पॉइंट जो दिया हुआ है कि चुनाव काफ़ी महंगा हो गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में काफ़ी खर्चा हुआ, 60,000 करोड़ का खर्चा हुआ। अब देखो, विधानसभा चुनाव होगा, बिहार के विधानसभा चुनाव का एग्जैक्ट डाटा मेरे पास नहीं है। पूरे देश में जितना भी विधानसभा का चुनाव होता है सबका पैसा मिला दो, काउंट कर लो आप, और लोकसभा का काउंट कर लो, काफ़ी पैसा खर्च होता है चुनाव पे। अगर एक साथ चुनाव हो जाएगा तो एक ही बार पैसा खर्च होगा ना, राइट। तो ये कहना है कि अगर चुनाव में पैसा को खर्चा को रोकना है, खर्चा की कमी करना है चुनाव में, तो एक देश एक चुनाव होना चाहिए। दूसरा देखो, एक देश एक चुनाव के पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि विकास उन्मुखी विचार है। क्यों? क्योंकि लगातार अगर चुनाव होता है, बिहार में चुनाव हुआ 2 महीने तक बिहार में आचार संहिता था,
आचार संहिता के समय में जो है किसी नए घोषणा नहीं किया जा सकता सरकार के द्वारा कोई विकास का डिसीजन नहीं लिया जा सकता है। तो अगर मान लो एक देश एक चुनाव होगा, एक ही बार में चुनाव हो जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में जो है आचार संहिता कम लगेगा, सरकार का ध्यान विकास के काम पे अधिक होगा। एक देश एक चुनाव के पक्ष में तीसरा तर्क किया है कि भ्रष्टाचार और काला धन पे रोक लगेगा। जैसा कि हमने बताया कि कई राज्यों में अगर चुनाव अलग अलग समय में होता है तो काला धन चुनाव के माध्यम से खपाने का प्रयास किया जाता है, भ्रष्टाचार को चुनाव के माध्यम से रेगुलेट करने का प्रयास किया जाता है। तो एक देश एक चुनाव होगा तो काला धन में कमी आएगी, भ्रष्टाचार में कमी आएगी। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक देश अगर एक चुनाव होगा तो कई सारे, आपने देखा होगा कि जब भी चुनाव होता है आपके जो स्कूल के टीचर होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर होते हैं उसको इलेक्शन के काम में लगा दिया जाता है। तो एक देश एक चुनाव अगर होगा तो इलेक्शन के काम में वो नहीं रहेंगे, राइट। उनका काम होगा कि एक बार चुनाव हुआ तो ठीक है, 5 साल में एक ही बार जो है उसको शामिल किया गया है इलेक्शन काम में, एक ही बार उसको ड्यूटी मिलेगा 5 साल में। तो रिमेनिंग जो 5 साल है वो कम से कम पढ़ाने पे फोकस कर पाएंगे, जो सरकारी कर्मचारी हैं वो अपने काम पे फोकस कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि बार बार चुनाव हो और बार बार जो है उसको इलेक्शन ड्यूटी करना पड़े, ऐसा नहीं होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये भी कर सकते हैं कि कई देश में भी यह प्रणाली चल रही है, काफ़ी सफल प्रणाली है। यहाँ पे दिया हुआ स्वीडन जैसे देश में ये प्रणाली चल रही है, कई देश में ये प्रणाली चल रही है, वहाँ पे काफ़ी सफल है। और भारत में भी 1952, 57, 62 और 67 में ये प्रणाली पहले भी भारत में भी चली है, भारत में भी सफल रही है। इसलिए हम एक देश एक चुनाव कर सकते हैं। अब देखो विधि आयोग को क्या रिकमेंडेशन है। विधि आयोग ने 1999 में रिकमेंडेशन दिया था और उन्होंने सपोर्ट किया था इस बात को। विधि आयोग ने इस बात को सपोर्ट किया था कि एक देश एक चुनाव का उन्होंने समर्थन किया था, राइट। तो इतना बेसिकली डाटा आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ किसी समिति ने अगर क्या कहा है उसका डाटा है तो वो भी आपके पास होना चाहिए। तो इस तरह से आपका एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा, एक देश एक चुनाव। अब देखो यहाँ पे इस पे मैं इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि कई बार हमने डिस्कस किया और मेजर जो टॉपिक जो मैंने डिस्कस किया पिछले लगभग 1-1.5 महीने में, वो अगर आप वीडियो खोलोगे तो उसको जो डिस्क्रिप्शन में या जो कमेंट होगा पहला कमेंट में मैंने डाल भी दिया है कि इस दिन क्या क्या मेजर टॉपिक को डिस्कस किया है। तो जा करके देखना, किसी भी वीडियो को ओपन करना, उसके कमेंट में जाना और जो पहला कमेंट होगा उस कमेंट के लिस्ट में देख लेना, चेक कर लेना कि किस किस टॉपिक का हमने डिस्कस किया। तो आपको मिल जाएगा। किसान बिल पे भी कई बार हमने डिस्कस किया है और ये जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है देश में पुलिस रिफॉर्म्स का, उस पर भी कई बार हमने डिस्कस किया। और एक स्पेशल रिपोर्ट, इसका मैं रिपोर्ट आपको टेलीग्राम चैनल पे भी डाउनलोड करके डाल दूंगा। ये रिपोर्ट है स्टेटस ऑफ पुलिस इन इंडिया 2019। स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया 2019 एक रिपोर्ट आया था और इस रिपोर्ट में बताया गया था कि क्या क्या कमी है वर्तमान में, क्या क्या समस्याएं हैं। ये देखो, ये समस्याएं दिया हुआ, इसको देख लेना। हो सके तो अपने पॉइंट अपने कॉपी में जाकर जरूर लिख लेना। देश में पुलिस फोर्स की कितनी संख्या है वर्तमान में, कितनी उसकी कमी है, ये सारा का सारा दिया हुआ है यहाँ पे। और साथ ही साथ यहाँ पे 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने गाइडलाइन में क्या कहा था। पुलिस रिफॉर्म्स की जब भी चर्चा होगी, धर्मवीर कमेटी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन 2006 में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपको। और 1-2 नाम मैं अन्य भूल रहा हूँ, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, जैसे मॉडल पुलिस एक्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हर राज्य में जो है सुरक्षा आयोग का गठन करना चाहिए, पुलिस की तैनाती न्यूनतम 2 साल तक हो। किसी भी जिला में अगर पुलिस जाती है, पुलिस मान लो किसी थाना में पुलिस को इंचार्ज बनाया जाता है तो उस थाना में कम से कम 2 वर्ष तक पुलिस रहे। जांच कार्य और कानून दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे मान लो कोई अगर घटना होता है तो उस घटना के लिए जो पुलिस जांच करती है वो एक अलग पुलिस होना चाहिए, और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एक अलग पुलिस होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने गाइडलाइन में कहा था, ये धर्मवीर भारती ने भी अपने गाइडलाइन में कहा था, ये इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ने भी अपने गाइडलाइन में कहा
कि जांच कार्य के लिए लॉ एंड ऑर्डर के लिए अलग पुलिस होना चाहिए, और जांच कार्य के लिए कोई घटना हुई है उसकी जो जांच होता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनता है जिसको आईओ बोलते हैं, वो इसके लिए एक अलग पुलिस होना चाहिए। डीएसपी और इसके नीचे के कर्मियों के लिए पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड बने जो ट्रांसफर, पोस्टिंग और प्रमोशन जैसे मामले देखे। जिला व राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन किया जाना चाहिए। पुलिस को अगर कोई शिकायत करना है या पुलिस पे कोई शिकायत करना है तो उसके लिए अलग प्राधिकरण होना चाहिए। ऑलरेडी कई बार हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ पॉइंट यहाँ दिया हुआ है, कुछ पॉइंट मिसिंग है, जिसको आप देख सकते हैं, हमारे प्रीवियस वीडियो से भी देख सकते हैं। स्टेटिंग ऑफ पुलिस इन इंडिया रिपोर्ट 2019 में पोस्ट कर दूंगा, उसको जरूर एक बार पढ़ लेना। देखो यहाँ पे जो न्यूज़ है, एक तो ताइवान इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि 10, सबसे पहले तो याद रख लेना कि 10 अक्टूबर को ताइवान दिवस मनाया गया, जो हम लोगों ने धूमधाम से मनाया। ताइवान इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ताइवान को चीन अपना भाग मानता है। भारत कहता है कि ताइवान एक स्वतंत्र देश है, अमेरिका कहना है कि ताइवान एक स्वतंत्र देश है। पहले चाइना भी ताइवान को एक स्वतंत्र देश मानता था। जैसे जैसे चाइना की शक्ति बढ़ती गई, चाइना जो है ताइवान को अपना ही भाग मानना फिर से शुरू कर दिया। पहले ताइवान को उन्होंने मान्यता दिया था, बाद में मान्यता हटा लिया। बहरहाल जो भारत का इशू चल रहा है चीन के साथ, चीन जिस तरह से भारत के अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख को अपना हिस्सा मानता है, वो भारत का हिस्सा नहीं मानता है। वो कहता है कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश दोनों ही एक्सटेंडेड तिब्बत यानी चीन का हिस्सा है। तो ऐसे कंडीशन में चीन को इनकाउंटर करने के लिए, चीन के प्रतिरोध में या उसके समक्ष हमें जो है ताइवान को सपोर्ट करना चाहिए। उसके समक्ष उसको इनकाउंटर करने के लिए हमें फिलीपींस को जो हम हथियार दे रहे हैं, ब्रह्मोस मिसाइल चर्चा चल रही है कि भारत फिलीपींस को देने वाला है, उसके विरोध में हम वियतनाम का समर्थन कर रहे हैं। तो ये चीज़ें इस तरह से आप कोरिलेट करो कि चाइना अगर मान लो भारत को परेशान कर रहा है, तो भारत चीन को किस तरह से परेशान कर सकता है? ताइवान का समर्थन करके, ताइवान दिवस मना करके, फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल दे करके, या चाइना का जिस देशों के साथ दुश्मनी चल रहा है उनके साथ दोस्ती करके, उनके साथ भारत जो है मित्रता बढ़ा करके भी चीन को परेशान कर सकता है। इसी तरह से इंटरनेशनल रिलेशन काम करता है। तो इस रूप में आपको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। बाकी देखो, हमारे देश के जो है विदेश सचिव गए हैं नेपाल। तो नेपाल और भारत का संबंध आज से 3 महीना पहले काफ़ी चर्चा में था। जिस तरह से नेपाल ने मैप जारी किया था, लिपू लेक, लिम्पियाथुरा को नेपाल ने अपना अंग बनाया था, उसको लेकर के भारत ने आपत्ति की थी। तो नेपाल और भारत का संबंध काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैत्री संधि 1950 में हुआ था, उसको रिव्यू करने की बात की जा रही है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेपाल भारत संबंध काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज के पेपर में अगर देखोगे तो 3 देश के साथ संबंध की जिक्र हमने किया। एक तो भारत बांग्लादेश के साथ संबंध, एक भारत नेपाल के साथ संबंध, और एक भारत और पाकिस्तान के साथ संबंध। यूपीएससी के क्वेश्चन आप उठा के देख लेना, सबसे अधिक यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है पड़ोसी देश के साथ संबंध पे। नॉर्मली लोगों को लगता है कि अमेरिका पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत का पड़ोसी देश के साथ संबंध क्या है, कैसा है, उस पर यूपीएससी अधिक क्वेश्चन पूछता है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए। पहले भी हमने डिस्कस किया, बाद में भी फिर कभी होगा तो हम इस पर डिस्कस कर देंगे। चलो, कोशिश किया मैंने आपको ये बताने का कि आखिर दैनिक जागरण को कैसे पढ़ना चाहिए, राइट। दैनिक जागरण से किस तरह से नोट बनाना चाहिए, और साथ ही साथ दैनिक जागरण का अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ इंटरनेट का भी यूज करना आप सीखें। पीआईबी के वेबसाइट जाकर चेक करने का कोशिश करें, राइट। तो उससे क्या होगा कि धीरे धीरे डाटा, जो इम्पोर्टेंट डाटा है, उसको एक्यूमुलेट करने की आदत आपको हो जाएगी, उसको अपने नोट में शामिल करने की आपको आदत हो जाएगी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। चलिए, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।